हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज का हमारा टॉपिक है सफ़ेद लट या वाइट ग्रब। हम बात कर रहे थे फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीटों की, और इससे पहले हमने बात की थी कातरा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सफ़ेद लट या वाइट ग्रब। देखिए, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं सामान्य परिचय। सामान्य परिचय सबसे पहले हम बात करें इसका वैज्ञानिक नाम। जूलॉजिकल नेम तो होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया। यदि इसके वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया। नेक्स्ट हम बात करें इसके गणिकी ऑर्डर, तो ये कोलियोप्टेरा गण का ये सदस्य। नेक्स्ट बात करें इसके कुल की, फैमिली, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये मेलेलोन्थिडी। देखिए, वैज्ञानिक नाम होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया, ऑर्डर की बात करें तो कोलियोप्टेरा, और कुल की बात करें तो मेलेलोन्थिडी। और क्या खास बात, यदि इसके आवास की बात की जाए तो सर्वव्यापी सभी जगह पर पाया जाता है। नेक्स्ट, स्वभाव की बात करें, स्वभाव में होता है सर्वाहारी, सर्वभक्षी, पॉलीफेगस। स्वभाव में कैसा होता है ये, सर्वभक्षी। नेक्स्ट बात करें अन्य नाम, और किस नामों से जाना जाता है, अन्य नाम। तो देखिए, ये 3 अन्य नामों से जाना जाता है। इसको कहते हैं कॉकचेफर भृंग, मई भृंग और जून भृंग। यदि अन्य नामों की बात की जाए तो कॉकचेफर भृंग, मई भृंग और अन्य भृंग। कॉकचेफर बीटल, और जून बीटल। ओके, अन्य नामों की बात की तो कॉकचेफर भृंग, मई भृंग और जून भृंग। नेक्स्ट बात करें अगली बात करें लक्षण। देखिए, इस भृंग का जो प्रौढ़ होता है, उस प्रौढ़ का शरीर काले भूरे रंगों का होता है। और जैसा कि हमने बात की थी कि कीटों का जो शरीर है वो मुख्यतः 3 भागों में, सिर, वक्ष तथा उदर में विभक्त होता है। तो सफ़ेद लट का जो प्रौढ़ है उसका शरीर भी 3 भागों में, और कौन कौन से 3 भागों में, तो सिर, वक्ष तथा उदर में विभक्त होता है। और क्या खास बात होती है, तो इस भृंग में 3 जोड़ी टांगे और 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। और पंखों की क्या विशेषता कि अग्र पंख जो हैं वो
आकार में मोटे होते हैं, और जब ये विरामावस्था या विश्राम अवस्था में होता है तो उस विरामावस्था में जो अग्र जोड़ी पंख है वो पश्च जोड़ी पंखों को ढके हुए रहती है। ओके, देखिए लक्षणों में इस कीट का प्रौढ़, इस कीट का प्रौढ़ भृंग काले, इस कीट के प्रौढ़ भृंग का शरीर काले भूरे रंग का होता है, रंग का होता है। और क्या खास बात, इसकी लंबाई करीब, इसकी लंबाई करीब 18, इसकी लंबाई करीब 18 मिलीमीटर तथा चौड़ाई करीब 7 मिलीमीटर होती है। यदि इस कीट के प्रौढ़ भृंग की बात की जाए तो लंबाई करीब 18 मिलीमीटर और चौड़ाई करीब 7 मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट बात की जाए तो इस कीट का शरीर, इस कीट का शरीर सिर, वक्ष, उदर, इस कीट का शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभक्त होता है, में विभक्त रहता है। ओके, इस कीट का शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभक्त रहता है। नेक्स्ट बात करें, इस कीट में 3 जोड़ी टांगे तथा 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। 3 जोड़ी टांगे और 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। पंखों की क्या विशेषता, तो अग्र पंख मोटे होते हैं, मोटे होते हैं, जो विराम अवस्था में, जो विराम अवस्था में पश्च पंखों को ढके रहते हैं, पश्च पंखों को ढके रहते हैं। ओके, अग्र पंख मोटे होते हैं जो विराम अवस्था में पश्च पंखों को ढके रहते हैं। तो ये तो रही इसके प्रौढ़ की बात। नेक्स्ट, यदि इसकी लट की बात की जाए देखिए, यदि इसकी लट की बात की जाए तो इस कीट की लट सफ़ेद रंग की, सफ़ेद रंग की होती है, जिसका सिर भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। इस कीट की लट सफ़ेद रंग की होती है जिसका सिर भूरे रंग का होता है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो इस कीट की लट करीब
10 से 12 मिलीमीटर लंबी तथा 2 से 3 मिलीमीटर चौड़ाई की होती है। और क्या खास बात है तो देखिए, लठ के जबड़े मजबूत होते हैं, लठ के जबड़े मजबूत होते हैं। ओके, तो देखिए इस कीट की लठ सफ़ेद रंग की होती है और इसका सिर कैसा तो भूरे रंग का होता है। लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो 10 से 12 मिलीमीटर लंबी तथा 2 से 3 मिलीमीटर चौड़ाई की होती है। और इसके जबड़े कैसे होते हैं तो जबड़े मजबूत होते हैं। और यदि इसकी आकृति की बात की जाए तो यह अंग्रेजी के सी अक्षर के समान आकृति की होती है। ओके, आकृति की बात की जाए तो अंग्रेजी के सी अक्षर के समान होती है। तो ये थे कुछ लक्षण। अगली बात की जाए पोषक पौधे। नेक्स्ट देखिए पोषक पौधे। पोषक पौधे देखिए, खरीफ ऋतु में लगाए जाने वाले सभी फसलें, लगभग सभी फसलें और उनके अलावा खेजड़ी, नीम, बेर, बबूल, जामुन, सेंधना आदि वृक्ष इसके क्या हैं पोषक पौधे हैं। क्या मतलब रहा कि खरीफ में लगाई जाने वाली लगभग सभी फसलें जैसे मूंगफली, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी, और इनके अलावा नीम, बेर, खेजड़ी, बबूल, सेंधना, जामुन आदि पौधे इसके मुख्य पोषक पौधे हैं। तो देखिए खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली लगभग सभी फसलें जिनमें प्रमुखतया मूंगफली, मिर्च, मोठ, चौला, ज्वार, बाजरा, गवार आदि फसलें तथा बेर, नीम, खेजड़ी, बबूल, जामुन, सेंधना आदि इसके प्रमुख पोषक पौधे होते हैं। ओके, तो देखिए पोषक पौधों की बात की जाए तो खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाले लगभग सभी फसलें जिनमें से मूंगफली, मिर्च, मोठ, चौला, बाजरा, ज्वार, ग्वार आदि फसलें तथा बेर, नीम, खेजड़ी, बबूल, जामुन, सेंधना आदि इसके प्रमुख पोषक पौधे होते हैं। ओके, नेक्स्ट
बात की जाए इसके स्थिति और महत्व की, नेक्स्ट बात की जाए इसकी स्थिति और महत्व, स्थिति एवं महत्व। देखिए स्थिति और महत्व, तो इस कीट की जो शिशु है, गिडार है, वो प्रारंभ में तो सड़ी गली वस्तुओं को खाते हैं। यह भूमिगत कीट होता है तो प्रारंभ में सड़ी गली वस्तुओं खाएंगे और उसके पश्चात ये पादपों की जड़ों को खाना प्रारंभ कर देती है और पादपों की जड़ों को काटने या खाने से पादप पीला पड़ जाता है और ऐसे पादपों को हाथ से पकड़कर खींचने पर वो आसानी से ज़मीन से निकल जाते हैं। ओके, तो देखिए यह एक भूमिगत अंडरग्राउंड कीट होता है, कीट होता है। यह एक भूमिगत कीट होता है जिसके लट या गिडार प्रारंभ में सड़ी गली वस्तुओं को खाते हैं। उसके पश्चात ये पादपों की जड़ों को खाना, उसके पश्चात ये पादपों की जड़ों को खाना प्रारंभ कर देते हैं। पादपों की जड़ों को खाना प्रारंभ कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, जड़ों को क्षति पहुंचाने से पादप पीला पड़ जाता है तथा ऐसे पादपों को हाथ के द्वारा खींचने से ये पादप आसानी से उखड़ जाते हैं। ओके, जड़ों को क्षति पहुंचाने से पादप पीला पड़ जाता है और ऐसे पादपों को हाथ से पकड़कर खींचने पर वो आसानी से निकल जाते हैं। ओके, देखिए ये जो कीट है, इस कीट की लट मूसला जड़ वाले पादपों को अपस्थानिक जड़ों वाले पादपों की तुलना में ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। देखिए हम बात कर रहे हैं रूट जड़, और जड़ मुख्यतः कितने प्रकार की? तो 2 प्रकार की। एक होती है अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक मूल या जड़, और एक होती है जकड़ा जड़, मूसला मूल, टैप रूट या जड़। जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की, एक अपस्थानिक जड़ और एक मूसला जड़। क्या मतलब रहा? इस जड़ की यदि हम बात की जाए तो एक मुख्य प्रारंभिक जड़ और इस प्रारंभिक जड़ों से अन्य सहायक जड़ें, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक जड़ें।
यदि इस जड़ों की बात की जाए तो कोई मुख्य मूल नहीं होती और एक स्थान पर एक ही आकार की बहुत सारी जड़ें निकलती हैं। तो इस कीट की जो लट है वो मूसला जड़ वाले पादपों को अपस्थानिक जड़ वाले पादपों की तुलना में ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। इसका मतलब क्या रहा कि ये बाजरा, ज्वार, जिनमें कौन सी जड़ें पाई जाती है, अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है, इनकी तुलना में ये मूंगफली, मिर्च आदि की फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्या मतलब रहा कि मूंगफली, मिर्च आदि में कौन सी प्रकार की जड़ें, तो मूसला जड़ें या मूसला मूल जड़ें पाई जाती हैं। तो इनकी अपेक्षा ये जो जड़ें हैं ये कम क्षति पहुंचाई जाती है, जबकि ये जड़ें जो जिनमें मूसला जड़ पाई जाती है वो इस कीट की लट के द्वारा अधिक क्षति पहुंचाई जाती है। देखिए नेक्स्ट बात करें हम इस कीट की लट द्वारा अपस्थानिक जड़ वाले पादपों की अपेक्षा मूसला मूल या जड़ वाले पादपों को अधिक क्षति पहुंचाई जाती है। अर्थात ये बाजरा व ज्वार आदि की अपेक्षा मूंगफली, मिर्च आदि की फसल को अधिक मात्रा में क्षति पहुंचाते हैं। ओके, देखिए पादप की जड़ों को क्षति पहुंचाने से पादप कैसा हो जाएगा, कमज़ोर व पीला हो जाएगा और ऐसे पादपों को हाथ से आसानी से खींचने पर वो जल्दी से उखड़ जाएंगे। और इस कीट की जो लट है वो मूसला मूल वाले पादपों को अपस्थानिक मूल वाले पादपों की अपेक्षा अधिक मात्रा में क्षति पहुंचाते। इसका मतलब ये रहा कि बाजरा और ज्वार की अपेक्षा ये मूंगफली व मिर्च की फसल को अधिक नुकसान पहुंचाती है। ओके, नेक्स्ट बात करें। इस कीट की अधिकता हो जाए तो फसलों में 100% हानि होती है। तो नेक्स्ट बात की जाए, इस कीट की अधिकता होने पर फसल को करीब 20 से 100% हानि या क्षति हो जाती है। ओके, यदि कीट की अधिकता हो जाए तो फसल को करीब 20 से 100% की हानि हो जाती है। तो ये थे कुछ क्षति और इसके महत्व। अगली बात करें हम इसके जीवन चक्र की, लाइफ साइकिल। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके जीवन चक्र की, जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। देखिए लास्ट वीडियो में हमने बात की कि कीटों में 2 प्रकार का कायांतरण,
अपूर्ण कायांतरण व पूर्ण कायांतरण दोनों प्रकार के कायांतरण पाए जाते हैं। इसका मतलब ये रहा कि कुछ कीटों में पूर्ण प्रकार का कायांतरण पाया जाता है तो कुछ कीटों में अपूर्ण प्रकार का कायांतरण पाया जाता है। यदि पूर्ण कायांतरण होगा तो लार्वा अवस्था प्रेजेंट होगी और अपूर्ण कायांतरण होगा तो लार्वा अवस्था एब्सेंट होगी। यदि हम वाइट कर्व या सफ़ेद लट की बात करें तो इसमें पूर्ण प्रकार का कायांतरण पाया जाता है, अर्थात इसका जो जीवन काल है वो कुल कितनी अवस्थाओं में, तो इसका जीवन काल कुल 4 अवस्थाओं में। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं? अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क 4 अवस्थाओं में इसका जीवन चक्र कंप्लीट होता है। ओके, देखिए इस कीट में पूर्ण कायांतरण, इस कीट में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। पूर्ण कायांतरण पाया जाता है अर्थात इसके जीवन चक्र में, अर्थात इसके जीवन चक्र में निम्न 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। ओके, पूर्ण प्रकार का कायांतरण होगा तो जीवन चक्र में कुल कितनी अवस्थाएं, तो 4 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अंडा। नंबर 1 पर अंडा एग। देखिए, अंडों की प्राप्ति कैसे होगी, तो अनुकूल प्रजनन काल में मैथुन क्रिया के द्वारा होगी। ओके, और अनुकूल जो प्रजनन काल होगा वो मध्य मई या फिर मानसून से पूर्व जो प्रथम भारी बारिश होगी, उस प्रथम भारी बारिश के बाद में इसके जो भ्रंग है वो रात्रि के समय करीब 7:30 बजे भूमि से बाहर निकलेंगे और इस कीट की जो मादा भ्रंग वो नर भ्रंग को मैथुन क्रिया के लिए अपनी ओर आकर्षित करेंगी। मैथुन क्रिया होगी और मैथुन क्रिया के 2 या 3 दिन पश्चात मादा भ्रंग अंडे देने का कार्य शुरू करेगी और अंडे भूमि में दिए जाएंगे। ओके, तो देखिए मानसून या इससे पूर्व और इस टाइम पीरियड की बात करें तो मध्य मई की प्रथम भारी बरसात के बाद इस कीट के प्रौढ़ रात्रि के समय करीब 7:30 पर भूमि से बाहर आते हैं। ओके, अच्छा, इससे पहले की जो बारिश है, इससे पूर्व की बारिशों में ये भ्रंग भूमि से कभी भी बाहर नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्यों इससे पहले ये जनन की दृष्टि से या प्रजनन की दृष्टि से ये परिपक्व नहीं हो पाते। क्या मतलब रहा? मध्य मई से पूर्व होने वाली बारिश के दौरान ये भूमि से बाहर नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये जनन के लिए परिपक्व नहीं हो पाते। तो देखिए, इससे
पूर्व की बरसात के दौरान ये कभी भी भूमि से बाहर नहीं आते, क्योंकि ये लैंगिक रूप से परिपक्व नहीं हो मैच्योर नहीं हो पाते। ओके, नेक्स्ट देखें। सर्वप्रथम इस कीट की मादा भ्रंग भूमि से निकलकर नर भ्रंग को मैथुन क्रिया हेतु आकर्षित करती है। ओके, सर्वप्रथम इस कीट की मादा भ्रंग भूमि से बाहर निकलती है और नर भ्रंग को मैथुन क्रिया हेतु अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या होगा? मैथुन क्रिया होगी और मैथुन क्रिया के 2-3 दिन पश्चात मादा भ्रंग द्वारा अंडे देने का कार्य शुरू किया जाएगा। तो देखिए, मैथुन क्रिया के 2-3 दिन पश्चात देखिए, मैथुन क्रिया के 2 से 3 दिन पश्चात मादा भ्रंग द्वारा भूमि में 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में अंडे देने का कार्य किया जाता है। ओके, मैथुन क्रिया के 2 से 3 दिन पश्चात मादा भ्रंग भूमि में 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर अंडे देने का कार्य शुरू करती है। ओके, नेक्स्ट, मादा भ्रंग द्वारा उसके जीवन काल में करीब 50 से 60 अंडे दिए जाते हैं। ओके, मैथुन क्रिया के पश्चात मादा भ्रंग अंडे देने का कार्य शुरू करेगी और अपने जीवन काल में कुल कितने अंडे? तो 50 से 60 अंडे देंगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, लार्वा। लट या लार्वा। देखिए, सफ़ेद लट के अंडों का जो ऊष्मायन काल है वो 7 से 13 दिन का होता है और इस ऊष्मायन काल के बाद में इसमें प्रस्फुटन या हैचिंग होगी और हैचिंग क्रिया के पश्चात अंडों से क्या निकलना शुरू हो जाएंगे? तो लार्वा निकलना प्रारंभ हो जाएगी। तो देखिए, नेक्स्ट बात करें कि अंडों का ऊष्मायन काल
ऊष्मायन काल करीब 7 से 13 दिन का होता है। 7 से 13 दिन का होता है तथा उसके पश्चात अंडों से प्रस्फुटन या हैचिंग प्रक्रिया द्वारा लार्वा का निर्माण होता है। लार्वा का निर्माण होता है। ओके, अंडों के ऊष्मायन काल के पश्चात अंडों में हैचिंग होगी और लार्वा का निर्माण होगा। ओके, और ये लट है, ये प्रारंभ में सड़े गले पदार्थों को खाएंगी और उसके पश्चात पादप की जड़ों को काटना शुरू कर देगी। और ये लटें जुलाई से मध्य अक्टूबर, ये लटें जुलाई से मध्य अक्टूबर तक सक्रिय रहती है, एक्टिव रहती हैं। और इस प्रकार इनका लट काल करीब 82 से 113 दिन का 130 दिन का होता है। 130 दिन का होता है। ओके, हैचिंग द्वारा लार्वा लटों का निर्माण होगा और ये जुलाई से लेकर मध्य अक्टूबर तक सक्रिय रहती हैं और इस प्रकार इनका लटकाल करीब 82 से 130 दिन का होता है। नेक्स्ट बात करें, कोश या प्यूपा। देखिए, परिपक्व लट होने के पश्चात भूमि में करीब 30 से 40 सेंटीमीटर की गहराई, परिपक्व लट होने के पश्चात भूमि में करीब 30 से 40 सेंटीमीटर की गहराई में जाकर ये लटें किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो कोश या प्यूपा में परिवर्तित होना शुरू कर देती है। और इस अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो है करीब 2 से 3 सप्ताह है। कोश अवस्था का या प्यूपा अवस्था का टाइम पीरियड तो 2 से 3 सप्ताह है। क्या मतलब रहा कि लटें परिपक्व होने के पश्चात भूमि में 30 से 40 सेंटीमीटर गहराई पर जाकर नम भूमि में यह कोश अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। तो देखिए, परिपक्व होने के पश्चात लटें नम भूमि में करीब 30 से 40 सेंटीमीटर गहराई में जाकर प्यूपा में परिवर्तित होने लगती है। ओके, नेक्स्ट बात करें, प्यूपा का काल करीब 2 से 3 सप्ताह है, 2 से 3 सप्ताह का होता है। ओके, नेक्स्ट बात करें प्रौढ़ या वयस्क। प्रौढ़ या वयस्क। प्रौढ़
वयस्क या अडल्ट। देखिए प्यूपा का निर्माण हुआ और प्यूपा ज़मीन में करीब 1 मीटर गहराई पर जाकर किस में बदल जाते हैं, तो कोष प्रोड में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और अगले सीजन या मध्य मई तक ये इसी अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में ज़मीन में पड़े रहते हैं। जैसे ही अनुकूल टाइम आएगा, मध्य मई मानसून या मानसून के पूर्व की बारिश होगी, ये फिर से ज़मीन से बाहर निकलेंगे, फिर से मैथुन क्रिया करेंगे और फिर से इसी प्रक्रम को रिपीट करेंगे। ओके, तो देखिए प्यूपा करीब 1 मीटर गहराई, एक प्यूपा भूमि में करीब 1 मीटर गहराई पर जाकर वयस्क या प्रौढ़ में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ये प्रौढ़ अगले अनुकूल समय तक इसी स्थान पर निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं तथा अनुकूल समय आने पर ये फिर से मैथुन क्रिया करते हैं। मैथुन क्रिया कर इसी प्रक्रम को दोहराते हैं। ओके, प्यूपा करीब 1 मीटर गहराई पर जाकर किस में परिवर्तित हो जाएंगे, प्रौढ़ या वयस्क में परिवर्तित हो जाएंगे। और ये प्रौढ़ इसी स्थान पर और इसी अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में ये पड़े रहते हैं और अनुकूल ऋतु आने पर या अनुकूल समय आने पर पुनः ज़मीन से बाहर निकलेंगे, भूमि से बाहर निकलेंगे और मैथुन क्रिया करेंगे और इसी प्रक्रम को रिपीट करेंगे। ओके, देखिए हमने बात की जीवन चक्र, और जीवन चक्र में हमने कहा कि पूर्ण प्रकार का अंतरण पाया जाता है। तो जीवन चक्र कुल कितने अवस्थाओं में, तो 4 अवस्थाओं में, क्रमशः अंडा, लट, कोष और प्रौढ़। ये प्रौढ़ अनुकूल समय आएगा, मैथुन क्रिया करेंगे और फिर से इसी प्रक्रम को दोहराएंगे। ओके, तो ये था कुछ सफ़ेद लट के बारे में। अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे लट का या सफ़ेद लट का प्रबंधन। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।